हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। आज है मानव जनन का लेक्चर नंबर 6। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ। पहली बात तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना है, अगर पसंद आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने बात कर लिया था कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आज हम बात करने वाले हैं युग्मक जनन की। युग्मक 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 जनन। युग्मक जनन क्या है? युग्मक, सबसे पहले तो युग्मक क्या है? युग्मक, नर में तो ये हमारा शुक्राणु होता है। नर में ये शुक्राणु होता है, यानी नर युग्मक जो होता है हमारा शुक्राणु होता है। शुक्राणु। और जो अंडाणु होता है वो मादा युग्मक होता है। अंडाणु 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 हमारा मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक। तो इन्हें मिला के हम युग्मक कहते हैं, यानी नर से जो नर युग्मक प्राप्त होगा शुक्राणु, मादा से प्राप्त होगा मादा युग्मक अंडाणु। तो इन दोनों को मिलाकर हम युग्मक कहते हैं। पर युग्मक से क्लियर नहीं है कि कौन सा युग्मक की बात की जा रही है, शुक्राणु की बात की जा रही है, अंडाणु की बात की जा रही है। इन दोनों को हम मान लेते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर ऐसे बात करें कि नर युग्मक की बात की जा रही है, नर युग्मक अगर कहीं पर मेंशन है तो डेफिनेटली वो उसकी शुक्राणु की बात की जा रही है। युग्मक और मादा युग्मक। युग्मक, नर युग्मक तो हो गया शुक्राणु, मादा युग्मक हो गया अंडाणु। अब जनन मतलब निर्माण। जनन मतलब निर्माण। अब हम बात करेंगे कि नर युग्मक का निर्माण और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। निर्माण, जनन मतलब निर्माण और युग्मक मतलब नर युग्मक या मादा युग्मक। और अब बात करते हैं शुक्र जनन की। शुक्र जनन की, जैसे हमारा ये युग्मक नर युग्मक हो गया शुक्राणु, मादा युग्मक हो गया मादा युग्मक हो गया अंडाणु, जैसे हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इसे नोट कर लीजिए एक बार फिर से। अब बात करते हैं शुक्रजनक और अंडजनन क्या है। शुक्रजनन और अंडजनन क्या है? जैसे हमने अभी बात कर रहा था, नर में जो होता है शुक्राणु होता है और मादा में जो होता है अंडाणु होता है। तो शुक्राणु के निर्माण को हम शुक्रजनक कहेंगे, शुक्र जनन। और अंडाणु के निर्माण को हम अंडजनन कहेंगे, अंडजनन। अंडाणु के निर्माण को अंडजनन और शुक्राणु के निर्माण को शुक्रजनक। शुक्रजनन और अंडाणु के निर्माण को अंडजनन। आई बात समझ में? शुक्राणु के निर्माण को हम शुक्रजनन कहेंगे और अंडाणु के निर्माण को हम अंडजनन कहेंगे। अब बात करते हैं हम शुक्रजनक की। शुक्र जनन, जैसा कि अभी मैंने बताया, शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। अंडजनन, वो शुक्राणु के निर्माण को शुक्रजनक कहते हैं, को शुक्रजनन
कहते हैं और ये नर में होता है। शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं, जो नर में होता है। इसलिए बात है, जो क्योंकि ये शुक्राणु नर युग्मक है। यह किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में होता है यानी शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो किशोर अवस्था में होती है। हमारे जो नर में ये शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वो किशोर अवस्था में होती है। शुक्र जनन जो है किशोर अवस्था में होता है, और मतलब कि जैसे कि प्यूबर्टी से पहले हमारा शुक्र जनन नहीं होएगा। शुक्राणुओं का निर्माण किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था जैसे शुक्र जनन किशोर अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक होता है। शुक्र जनक किशोर अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक होता है। किशोर अवस्था यानी 12 से 14 की एज से स्टार्ट हो जाता है हमारा शुक्र जनन, और किशोर अवस्था से वृद्ध अवस्था तक चलता है। लेकिन वृद्ध अवस्था तक सिर्फ हमारे नर में चलता है, वृद्ध अवस्था तक मादा में नहीं चलता है। मादा में कैसे चलता है हम आगे बताएंगे, लेकिन इसका किशोर अवस्था में नर में शुक्र जनन वृद्ध अवस्था तक चलता है। लेकिन ये जो है मादा में वृद्ध अवस्था तक नहीं चलता। इसलिए देखा गया होगा कि एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी है जो बहुत ही ज़बान महिला से शादी कर लेता है, क्योंकि एक बुज़ुर्ग आदमी बच्चे पैदा कर सकता है, एक बुज़ुर्ग महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, तो वो इसलिए ज़बान महिला से शादी करता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, जो डॉक्टर और प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र में जाकर शादी करते हैं। अब किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था वह अवस्था है जहाँ पर हमारे बच्चे की जो नर की आवाज़ का भारी होना, जिन अंगों पर हेयर्स का आना, बाल का आना, और बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, आवाज़ भारी होना और दाढ़ी मूंछ का आना, तो हम उसे प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था तक वहीं हमारा शुक्र जनन स्टार्ट हो जाता है। शुक्र जनन के 3 चरण होते हैं। शुक्र जनन के 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं। शुक्र जनन के 3 चरण होते हैं। पहला जो आएगा गुणन अवस्था। शुक्र जनन के 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली गुणन अवस्था, फिर वृद्धि अवस्था, फिर परिपक्वन अवस्था। फर्स्ट गुणन अवस्था, फिर वृद्धि अवस्था, फिर परिपक्वन अवस्था। शुक्र जनन के शुक्राणु निर्माण को हम शुक्र जनन कहते हैं, और ये किशोर अवस्था तक जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो ये शुक्र जनन किशोर अवस्था तक लेकर जो हमारे नर में होती है वो प्रक्रिया वृद्ध अवस्था तक चलती है। तो शुक्र जनन के 3 चरण होते हैं, गुणन अवस्था और वृद्धि अवस्था, और आगे चल के परिपक्वन अवस्था, फिर शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, या फिर एक बार मैं इसे और रिवाइज करा देती हूँ। शुक्राणु निर्माण को हम शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणु निर्माण को हम शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणु निर्माण को हम
शुक्र जनन कहते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ वैसे ही आपको रिपीट करना है ताकि आपको जल्दी रिवाइज हो। शुक्र जनन किशोर अवस्था से प्रारंभ होता है। शुक्र जनन किशोर अवस्था से प्रारंभ होता है। शुक्र जनन किशोर अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक होता है। और शुक्र जनन के 3 चरण होते हैं, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया ऐसी होती है। जैसे हमने पढ़ा था कुछ लास्ट लेक्चरों में कि हमारा जो टेस्टिस है वो कुछ इस तरह से होता है, उनमें 250 पालियाँ पाई जाती हैं इस तरह से, और उनमें शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं 1 से 3 अतिकुंडलित। इस तरह से कुछ संरचना बनाई थी हमने 1 से 3, लेकिन हमने जो इसकी एक पाली की संरचना देखी थी वो कुछ इस तरह से थी, इस तरह से थी, इस तरह से हमारे इनमें ये जो 3 नलिकाएं शुक्रजनक नलिका, ये है हमारी शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, ये है हमारी शुक्रजनक नलिका, ये हमारी पालिका, पाली है 1, और इसमें हमारे जर्म सेल पाई जा रही थी कुछ इस तरह से, जर्म सेल जो शुक्राणु का निर्माण करेंगे, जर्म सेल, और इसमें कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी सेल्स पाई जा रही थी, हम उन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहेंगे, सर्टोली। उन्हें नर्स सेल भी कहते हैं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं, सर्टोली कोशिकाएं। और लीडिंग सेल ब्ला ब्ला, जो मैंने अच्छे से डायग्राम बता रखा था तो उससे ही अगर आपने नोट कर रखा होगा तो उसे निकाल लीजिए। लेकिन अभी मैं बस आपको याद दिला रही हूँ कि यहाँ पर जर्म सेल जैसा कुछ था। तो अब इस एक शुक्रजनक नलिका को यहाँ पर उठा कर लेकर आइए इस तरह से। अब ये जो हमारी इसके चारों ओर पास जर्म सेल है वो यहाँ पर बना दो, और कहीं कहीं पर सर्टोली कोशिकाएं भी बनाना, बड़ी बड़ी जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अब जर्म सेल बना दो इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से। ये हो गई जर्म सेल, जर्म सेल, जर्म सेल, जर्म सेल यानी जर्म कोशिका। और ये हमारी सर्टोली कोशिका हो गई, सर्टोली, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। अब जर्म सेल जो है वो माइटोसिस के द्वारा गुणन करेगी कुछ इस तरह से, लेकिन जब ये गुणन करेगी तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी, टाइप बी और टाइप 1। टाइप बी, टाइप बी, टाइप बी और टाइप ए, टाइप ए। इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो जर्म सेल से विभेदन के बाद बनती है, हम उसे जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिया 2n होती है यानी द्विगुणित होती है, 2n होती है। स्पर्मेटोगोनिया हमारी 2n होती है जो कि द्विगुणित होती है। अब ये जो टाइप ए जो विभेदित होकर जर्म सेल से बनी है वो गुणन में चली जाएंगी, गुणन अवस्था में। जैसे हमने बताया था शुक्र जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट होती है गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। तो ये टाइप ए जो सेल है वो हमारी गुणन अवस्था में चली जाएंगी, गुणन अवस्था, गुणन अवस्था, गुणन अवस्था में चली जाएगी। लेकिन जो टाइप बी सेल है वो हमारी वृद्धि अवस्था में चली जाएंगी, तो वो इस तरह से आकार में वृद्धि कर लेगी, ये हमारी वृद्धि अवस्था में चली जाएगी, वृद्धि अवस्था। लेकिन
अब इसको हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहेंगे, प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं, प्राथमिक और ये हमारी 2n होती है, प्राथमिक शुक्रजनक सेल, प्राथमिक शुक्रजनक सेल जो कि 2n होती है यानी द्विगुणित होती है, फिर वो आगे विभाजित होकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये अगुणित हो जाती है यानी 1n बनती है द्वितीय शुक्राणु कोशिका, द्वितीय शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका। अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है वो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लेकिन अभी आपको इसे बार बार या तो फिर लेक्चर को देखना है या फिर बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जो हमारी प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यानी मियोसिस 1 होगा यहाँ पर, मियोसिस 1 के द्वारा दो सेल का निर्माण कर लेती है, जिसे हम द्वितीय शुक्रजनक कोशिका कहते हैं और ये अगुणित होती है। लेकिन ये आगे चल के और विभाजन करती हैं जिसे हम मियोसिस 2 कहते हैं। ये मियोसिस 2 के द्वारा मियोसिस 2 होगा और ये बनाएंगे फिर शुक्राणु पिर्सू कोशिकाएं, शुक्राणु पिर्सू कोशिकाएं, शुक्राणु पिर्सू कोशिकाएं से आगे चल के हमारे स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु पिर्सू कोशिकाएं से आगे चल के स्पर्म का निर्माण होता है और ये अगुणित होती है 1n का मतलब है ये अगुणित है, जहाँ पर 2n का मतलब लिखा हुआ है वो द्विगुणित है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित है और कौन सी अगुणित है। जैसे ये हमारी शुक्रजनक नलिका का एक इस तरह से संरचना दिखाई है ताकि आपको समझ में आए। ये हमारी जर्म सेल है और ये बड़ी सेल जो है ये हमारी सर्टोली सेल है और ये आगे चल के इस तरह से गुणन करके 2 टाइप की सेल्स का निर्माण करती हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो सेल्स हैं वो हमारी गुणन अवस्था में चली जाती हैं और टाइप बी जो है वो हमारी वृद्धि अवस्था में चली जाती हैं। वो वृद्धि करके प्राथमिक शुक्रजनक सेल बनाती हैं जो कि द्विगुणित होती है। फिर मियोसिस 1 होगा आगे चल के प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका में, फिर वो द्वितीय शुक्रजनक कोशिका बनाती है जो अगुणित होगा। फिर द्वितीय शुक्रजनक कोशिका आगे चल के मियोसिस 2 करती है जो शुक्राणु पिर्सू कोशिकाएं कहलाती हैं और शुक्राणु पिर्सू आगे चल के हमारे शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और शुक्राणु भी हमारे अगुणित होते हैं 1n। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, या फिर इसे एक बार और रिवाइज करा दूँ। ये हमारी शुक्रजनक कोशिका की एक कार्टीय संरचना है इस तरह से, ताकि आपको समझ में आए। ये हमारी जर्म सेल है, ये हमारी सर्टोली सेल है। ये आगे चल के जर्म सेल जो है 2 तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो कि पहली गुणन अवस्था में चली जाती हैं और दूसरी वृद्धि अवस्था में चली जाती हैं। वृद्धि करके द्विगुणित होती है, प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका कहलाती है। लेकिन ये जो वृद्धि अवस्था में जाती है हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इन्हें। और फिर प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका मियोसिस 1 के द्वारा द्वितीय शुक्रजनक कोशिका बनाती है। फिर द्वितीय शुक्रजनक कोशिका में मियोसिस 2 होगा जो शुक्राणु पिर्सू का निर्माण करेंगी, फिर शुक्राणु का निर्माण करेंगी। ऑब्वियसली बात है जहाँ भी यहाँ पर मियोसिस 1 होगा, इसके बाद सब अगुणित ही हैं, इसके ऊपर सब द्विगुणित है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं शुक्रजनक में सटोली। जैसे हमारा शुक्राणु बनेगा तो वो पोषण कहाँ पे प्राप्त करेगा एंड स्पर्मेशन क्या है। जैसे ये हमारी जर्म सेल है शुक्रजनक कोशिका में, जर्म सेल है ये हमारी शुक्रजनक कोशिका में। शुक्रजनक कोशिका भूल तो ना गई कि क्या था, वो हमारी एक पाली में जो 3 शुक्रजनक कोशिकाएं पाई जा रही थी उसकी एक शुक्रजनक कोशिका की अंदर की संरचना है ये, जिसमें जर्म सेल पाई जाती हैं और सटोली सेल पाई जाती हैं। अरे मैम आप सटोली सेल क्यों नहीं बना रही हो? बनाऊंगी, रुको अभी। ये हमारी बड़ी बड़ी संरचना जो हो गई सटोली सेल हो गई इस तरह से। इस तरह से ये हमारी सटोली सेल हो गई। जैसे हमारे यहाँ पर शुक्राणु, जब हमारी जर्म सेल, अभी हमने पढ़ा था कि शुक्राणु बन जाएंगे तो बनकर एक जैसे डायरेक्ट बनकर वो हमारे, ऐसा नहीं है कि वो उसका स्पर्मिएशन हो जाएगा एकदम से, तो वो नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के लिए हमारे ऐसे अपना सिर धंसाकर सर्टोली सेल में शुक्राणु धंस जाते हैं इस तरह से, इस तरह से अपना सर बढ़ाकर धंस जाते हैं सर्टोली सेल में। अब ये जो है सर्टोली सेल जो है इसे पोषण प्रदान करेगी। सर्टोली सेल, सर्टोली सर्टोली सेल इसको पोषण प्रदान करेगी, शुक्राणु को, शुक्राणु को, शुक्राणु को पोषण देगी। सर्टोली सेल शुक्राणु को पोषण देगी जब तक कि हमारा स्पर्मिएशन नहीं हो जाता। लेकिन अगर जैसे हमारा कोई वीर्य सेचन होगा या फिर इस हमारा स्पर्मिएशन होगा, स्पर्मिएशन समझ लेते हैं पहले क्या है। स्पर्मिएशन क्या है? सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणु का मुक्त होना स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मिएशन क्या है? सर्टोली कोशिकाओं का शुक्राणु से मुक्त होना। और जो हमारे शुक्राणु निर्माण में जो समय लगता है वो 65 से 75 दिन लगते हैं। 65 से 75 दिन, 75 दिन लगते हैं शुक्रजनन में, लगते हैं शुक्रजनन में, शुक्रजनन में 65 से 75 दिन लगते हैं शुक्रजनन में। अब जैसे हमारे शुक्राणु निर्माण होएगा जर्म सेल से, तो वो हमारे सर्टोली सेल में कुछ इस तरह से सर धंसाकर अपना बैठ जाते हैं। सर्टोली सेल उन्हें शुक्राणुओं को पोषण देती है। स्पर्मिएशन क्या है? सर जब इस तरह से लेते रहेंगे लेकिन एक समय आएगा वीर्य सेचन का, तो सर्टोली सेल जो होती है ना शुक्राणुओं को मुक्त कर देती है। सर्टोली सेल से या हट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, इसे हम स्पर्मिएशन कहते हैं। और जो शुक्रजनन की प्रक्रिया है या फिर शुक्राणु निर्माण में जो समय लगता है वो 65 से 75 दिन लगते हैं। और इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की, शुक्रजनन और शुक्राणु जनन में अंतर क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए शुक्रजनन। शुक्रजनन जैसे कि जर्म सेल से शुक्राणुओं का निर्माण, जर्म सेल से जो शुक्राणु के निर्माण का कंप्लीट प्रोसेस होता है हम उसे शुक्रजनन कहते हैं। जर्म सेल से शुक्राणु
निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। अब वहीं बात करते हैं शुक्राणु जनन की। तो शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु पिड़सू से जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, हम उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। याद रखिए ये शुक्र है और यहाँ पर शुक्राणु है। शुक्र जनन और शुक्राणु जनन में अंतर की बात हो रही है। तो ये शुक्राणु पिड़सू सेल यानी कोशिका, सेल से शुक्राणु निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमारी ये शुक्राणु पिड़सू कोशिकाएं हैं और ये हमारा शुक्राणु है, लेकिन इसमें ये जो है अगतिशील होता है और जो हमारा शुक्राणु है वो गतिशील होता है, लेकिन ये भी अगुणित होता है और ये भी अगुणित होता है। दोनों अगुणित होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, ये अगतिशील होता है और ये गतिशील होता है। अब लगे हाथों हम वीर्य सेचन की भी बात करते हैं, जो अभी मैं बोल रही थी कि वीर्य सेचन क्या है। वीर्य सेचन शुक्राणुओं का स्पर्मिएशन और वीर्य सेचन दो अलग अलग चीज़ें हैं। शुक्र जनन शुक्राणुओं का शुक्र जनक नलिकाओं से मुक्त होना, मुक्त होना वीर्य सेचन कहलाता है। शुक्र जनन जो होता है, जर्म सेल से शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनक कहलाता है, लेकिन शुक्राणु जनन की जो बात है वो शुक्राणु पिड़सू से जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, हम शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु पिड़सू अगतिशील होते हैं, लेकिन शुक्राणु जो होते हैं वो हमारे गति कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीर्य सेचन की। वीर्य सेचन यानी शुक्राणुओं का शुक्राणु जनक नलिकाओं से मुक्त होना शुक्राणु जनक या वो वीर्य सेचन कहलाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हिट द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।